चलिए आइए जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नालंदा क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित एकमात्र संस्थान नालंदा क्लासेस बिलासपुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए विद्यार्थी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ एडमिशन ले। और ठीक है, मैं जैसा कि आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कॉमर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो कॉमर्स के व्याख्याता या लेक्चरार के लिए मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो जिनको भी एडमिशन लेना है, तो यहाँ फोन नंबर आपको दिया गया है। तो फोन नंबर या कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस है नालंदा क्लासेस बिलासपुर, गांधी चौक के पास, है ना, अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक के पास। और जिनको भी जो ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। नालंदा क्लासेस करके आपको यहाँ पर ऐप दिखेगा। आप प्ले स्टोर में नालंदा क्लासेस बिलासपुर लिखिएगा, तो आपको फिर एक ऐप दिखेगा जहां पर ऐसे झंडा लगा हुआ है, एनसी करके लिखा होगा। तो इसको आप डाउनलोड करिए और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमसे जुड़कर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया कि क्या क्या हमको पढ़ना है, किन किन टॉपिकों पे फोकस करना है हमको। और अब आगे हम थोड़ा सा चलेंगे। और लास्ट क्लास में लगभग मैंने 25 एमसीक्यू कराया था। 2023 में आए हुए प्रश्न जो व्यापम के द्वारा एग्जाम आपका लिया गया था, है ना, 2023 का शिक्षक भर्ती, उसके जो एमसीक्यू है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज थोड़ा सा उसी को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। अभी 2-4 दिन क्लासेस ऐसे ही रहेगा, जहां पर आपको थोड़ा एमसीक्यू वगैरह कराया जाएगा। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमारा क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे फिर चालू हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आते हैं, आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी में, है ना। एक चलिए, तो आज का स्क्रीन थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है। थोड़ा सा सर लोग यहाँ मॉडिफाई करे हैं, है ना, पीडीएफ को। तो थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट में क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा आज का क्लास, आपको और मजा आएगा। हाँ, चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था यहाँ पर कि यदि कोई कंपनी अपना अंतर नियम नहीं बनाती है, तो उसे किस तालिका का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, क्या आंसर था इसका, जवाब देंगे सभी, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। तालिका एफ, है ना, यही पढ़ा था हमने कि तालिका क्या लगेगा, एफ। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें जो मैंने नहीं बताया था उसको भी मैं बता दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा सभी कोई, है ना। जैसे यहाँ पर आपको तालिका क्या दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है। पहले मैंने बताया था कि कंपनी अधिनियम जो 1956 चलता था, उसके अंतर्गत तालिका ए लागू होता था। क्या होता था, तालिका ए। अगर कंपनी ने कोई भी अपना अंतर नियम वगैरह नहीं बनाया है, तो तालिका ए लागू होता था। मगर अभी क्या चल रहा है, कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि तालिका एफ लागू हो रहा है। यानी इसका आंसर तो क्या होगा, तालिका एफ। और यहाँ और ये जो है, इसके बारे में ध्यान रखना है, ये किसके संबंध में है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। किसके संबंध में है ये, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के संबंध में ये जानकारी है। यानी टेबल एफ वहां पर लागू होगा जब कोई सार्वजनिक कंपनी हो, और सार्वजनिक कंपनी भी कैसी हो, अंशों द्वारा सीमित हो, और अगर वह कोई अंतर नियम नहीं बनाता है, तब वहां पर तालिका एफ क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब यहां पर जो तालिका बी, सी और डी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा 2 लाइन में आप लोगों को लिखा दे रहा हूं। जैसे तालिका बी आप एक सुने होंगे, गारंटी द्वारा, ठीक है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी सुने, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। जो तालिका बी करके आप लिखिएगा, टेबल बी लिखना और डैश करके लिख लेना कि गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। और इसमें लिखना जिसकी जिसकी अंश पूंजी ना हो, अंश पूंजी ना हो।
के, ठीक है, पार्षद पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम के अभाव में। तो अगर तालिका बी अगर लागू होता है तो कहाँ लागू हो सकता है, ध्यान रखना है कि गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। एक मिनट ना, एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, थोड़ा शायद क्लास से जोड़ना चाह रहे होंगे, थोड़ा सा रुकिएगा सभी कोई। तो बी हमने क्या लिखा, जिसकी अंश पूंजी ना हो। एक मिनट ना, हेलो, वही में थोड़ा दिक्कत हो रहा था उनको। चलिए, तो बी कहां पर लागू होने वाला है, गारंटी द्वारा सीमित मगर जिसकी कोई अंश पूंजी ना हो। तो ऐसे कंपनी में जो पार्षद सीमा नियम है उसके लिए अगर यहां पर कोई नियम वगैरह लागू होता है तो वो किस में होगा, आपका तालिका बी में होगा। उसी प्रकार तालिका सी के बारे में बात करेंगे तो यहां भी गारंटी द्वारा सीमित ही लिखिएगा। कौन सी कंपनी के लिए, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए ही लागू होगा। मगर यहां रहेगा जिसकी अंश पूंजी हो, जिसकी अंश पूंजी हो, गारंटी द्वारा सीमित लिखिएगा, जिसकी अंश पूंजी हो। तो वहां पर अगर कोई पार्षद सीमा नियम, अगर कोई पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम है उसके संबंध में कौन सा लागू होगा, तालिका सी लागू होगा। और तालिका डी जो है, तालिका डी जो है ये आपका असीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम अगर उन्होंने नहीं बनाया तो तालिका डी लागू होगा। ठीक है, तो मैंने आपको तालिका ए से लेकर लगभग एफ तक आपको मैंने यहां पर बता दिया है। ए कहां पर लागू होता था, सीमित, कोई भी सार्वजनिक कंपनी है और अंशों द्वारा क्या रहेगा, सीमित रहेगा, मगर वो 1956 के अंतर्गत ए लागू होता था। वही 2013 में क्या हो गया है, तालिका एफ आ गया उसके जगह, है ना, उसका जगह कौन ले लिया, एफ ले लिया है। बाकी अगर बी के बारे में बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है गारंटी द्वारा सीमित, और सी भी बोलेगा वो भी गारंटी द्वारा सीमित है। बस दोनों में फर्क क्या है, इसमें अंश पूंजी नहीं रहेगा और यहां पर जो भी सदस्य है उनका अंश पूंजी रहेगा। ठीक है, और तालिका डी के बारे में बात करेगा तो एक होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी, जिसका अस्तित्व आज के समय में बहुत क्या हो गया है, कम हो गया है ना, जिसका भी वर्तमान समय में अस्तित्व क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको लगभग 25 क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें थोड़ा सा ये छोटा हुआ था तो लगा मैं बता दूं आपको, है ना। चलिए, तो ये जानकारी बिल्कुल काम आएगा आपका। आगे चलते हैं हम इसी में। 25 तक हमारा हो चुका था, है ना, उसके बाद थोड़ा सा, चलिए, सहसंबंध वाला हो गया था। चलिए आज आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 से आते हैं, और इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। कि वास्तविक निष्पादन और प्रमापित के मध्य नियंत्रण योग्य अंतर वे होते हैं। तो वास्तविक निष्पादन, एक आप चैप्टर पढ़ते हैं, आपको शायद याद होगा जब आप मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ रहे थे वहां पर एक चैप्टर था प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और उसी में एक, उसी के अंतर्गत थोड़ा सा आगे आप बढ़ते थे तो एक विचरण विश्लेषण करके आपको मिलता था। विचरण विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वेरियंस, वेरियंस
एनालिसिस, वेरिएंस क्या बोलते थे, एनालिसिस करके बोला जाता था। चैप्टर का जो नाम था आपका मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनल ईयर बीकॉम फाइनल ईयर में था। तो जिसमें प्रमाप लागत या विचरण विश्लेषण करके एक चैप्टर था जिसमें वेरिएंस एनालिसिस के बारे में बात होता था, चैप्टर का नाम था। तो ये चैप्टर आपको क्या बताता था कि कभी भी हम व्यापार में जो चीज सोचते हैं उसको यहां पर नाम दिया गया था प्रमाप का, स्टैंडर्ड। हम एक मानक निर्धारित करते हैं कि चीजें ऐसे होनी चाहिए। तो जो हम सोचते हैं उसको क्या नाम दिया गया, प्रमाप। जो हम मानक या जो चीज हम सोचते हैं उसको नाम दिया गया था प्रमाप या स्टैंडर्ड का। प्रमाप या क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड। जैसे मैंने सोचा कि किसी वस्तु का निर्माण करना है तो मुझे 10 किलो वस्तु की आवश्यकता होगी। कच्चे माल कितना लग जाएगा, 10 किलो लग जाएगा अगर मेरे को कोई निर्मित माल बनाना है। मैंने जो सोचा कि एक वस्तु को बनाने में मेरे को 10 किलो माल लग जाएगा, और मैंने ये सोचा कि जब 1 किलो खरीदूंगा तो वो 5 रुपए का आएगा। यानी एक आप बात करते हैं एसपी का और एक बात करते हैं आप एसक्यू का, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन्हें जो आप सोचते हैं, मैंने सोचा कि एक वस्तु को बनाने में 10 केजी सामान लग जाएगा और 1 केजी खरीदूंगा तो 5 रुपए का आएगा। तो ये दोनों की जो लागत है इसको बोला जाता है एससी, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोला जाता है। यानी 5 × 10 करोगे मतलब कितना, 50 रुपए इसकी लागत आ जाएगी। आपने सोचा कि एक वस्तु को बनाने में 10 किलो माल लगेगा और 5 रुपए का एक वस्तु आएगा, तो 50 रुपए इसकी टोटल क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं प्रमाप लागत। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा एक जैसा चल रहा हो, मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। तो कभी वस्तु जाहिर सी बात है 5 में भी मिल सकता है, उसी मूल्य पे भी मिल सकता है, मगर उससे ज्यादा या कम में भी मिलने की क्या होती है, संभावना होती है। तो वास्तव में जो होता है उसको इंग्लिश में हम एक्चुअल बोल देते हैं, कि वास्तव में हुआ कि जो प्राइस है वो आपको 5 रुपए की जगह कितना पड़ गया, मान लीजिए 4 रुपए पड़ गया। अब वास्तव में जो क्वांटिटी हमने सोचा था 10 किलो लगेगा, मगर उसके जगह जो एक्चुअल क्वांटिटी लग गया भाई 15 किलो। समय के हिसाब से बदलाव आ सकता है। चीजें जहां हम सोच रहे थे कि 10 किलो लगाने पे बन जाएगा, पता चल रहा है 15 किलो लगाना पड़ रहा है। इस प्रकार इसका जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, 15 चौक कितना हो गया, 60 रुपए। 15 चौक कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। अब जो चीज हमने सोचा उसकी कॉस्टिंग आई 50 रुपए, और जो एक्चुअल में कॉस्ट हो गया 60 रुपए। ये ना, जो हमने सोचा और जो वास्तव में हुआ, दोनों के बीच के अंतर को ही यहां पर क्या नाम से जानते हैं, हम वेरिएंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम विचरण बोलते हैं। वेरिएंस या विचरण बोलते हैं, ठीक है। वेरिएंस से क्या बोला जाता है, विचरण। यानी हमने जो सोचा और वास्तव में जो घटित हुआ, उन दोनों का अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, विचरण बोलते हैं या विश्लेषण बोलते हैं। तो हम अपने विचरण में या वेरिएंस में कभी भी क्या कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। समय के हिसाब से कुछ चीजों के बारे में आपको पता चल गया कि भाई मेरा जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा की लागत आ गई, तो मेरे को कहीं ना कहीं अपने इक्विपमेंट्स जो है, मेरे मशीनरीज वगैरह जो है, उसमें मेरे को कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, या जिस लेबर का मैं यूज कर रहा हूं उस लेबर की जगह किसी अन्य लेबर का मेरे को यूज करना पड़ेगा। यानी हम बदलाव कर सकते हैं चीजों में। तो कहने का मतलब, और इसको भी दो स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा। विचरण की दो स्थिति होती है, अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, विचरण की दो स्थिति होती है। विचरण की कितनी स्थितियां होती है, दो स्थितियां होती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका, अगर आप बात करेंगे अनुकूल, अनुकूल बोलते हैं, और दूसरा अगर आप बोलेंगे तो प्रतिकूल, प्रतिकूल। एक बोला जाता है फेवरेबल, इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल, और एक होता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, या जिसको एडवर्स भी बोला जाता है, एडवर्स। इंग्लिश में क्या वर्ड है, एडवर्स। फेवरेबल को शॉर्ट में एफएवी डॉट करके दर्शाया जाता है, एडवर्स को एडीवी डॉट करके दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एफएवी डॉट और एडीवी डॉट। अब ये कैसे सर, अनुकूल किसको बोलेंगे, प्रतिकूल किसको बोलेंगे, जो आपके हिसाब से हुआ, यानी आपने जो सोचा और उससे कम लागत आई तो उसको फेवरेबल बोला जाएगा, आपने जो सोचा उससे ज्यादा आ गया तो उसको अनफेवरेबल या एडवर्स बोला जाएगा। जैसे हमने यहां सोचा था कि लागत कितना आएगा, 50 रुपए, मगर एक्चुअल में लागत कितनी आ गई, 60 रुपए, यानी ज्यादा आ गया। तो ये कौन सी, एससी माइनस, अगर आप एसी करते हैं
यानी हमने सोचा 50 आएगा मगर आ गया 60, तो जो 10 माइनस में आता है उसी चीज को यहां पर लिखा जाता है 10 ADV डॉट करके, एडवर्स में चले गए, यानी स्थिति क्या हो गई, प्रतिकूल हो गई। तो एक सिचुएशन ये भी होता है जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया यहां पर, उसी चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, उसी चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमने सोचा रहता 50 रुपए खर्चा आएगा मगर उसके जगह खर्चा केवल अगर कितना आता, 40 आता, तो इसको बोलते हैं कि हम फेवरेबल सिचुएशन में है ना, अनुकूल सिचुएशन में है। ठीक है, तो जब भी अगर प्रतिकूल सिचुएशन रहेगा तो उसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं चीजों में। अब क्वेश्चन को पढ़ते अब एकदम समझ में आएगा बढ़िया से। तो लिखा है वास्तविक निष्पादन यानी एक्चुअल में जो हुआ और प्रमापित यानी हमने जो सोचा, दोनों के मध्य अगर नियंत्रण योग्य अंतर वे होते हैं, यानी वेरिएंसेस जो आते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण का कारण बताते हैं या प्रयत्न के द्वारा नियंत्रित किया जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि प्रयत्न के द्वारा उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपने जो सोचा उसकी लागत अगर ज्यादा आ जाती है, उसकी लागत अगर कम आ जाती है, आप चीजों को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का, दुलेश और मोक्षदा। चलो, तो दो हमारे विद्यार्थी लोग जुड़ ही गए। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसी क्वेश्चन में डेबिट नोट के बारे में बात करते हैं कि डेबिट नोट कौन जारी करता है। क्वेश्चन क्या आया है कि डेबिट नोट कौन जारी कर रहा है, तो कौन जारी करता है। चलिए उत्तर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ऑनलाइन जो जुड़े हैं आप भी दे सकते हैं। कौन जारी करता है, विक्रेता, क्रेता, क्रेता। डेबिट नोट जो जारी किया जाता है क्रेता के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा चीज अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट सबसे पहला तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्रेता द्वारा। ठीक है, अब लिखना किस कारण के लिए जारी किया जाता है, खरीदे गए जो भी माल है आदेशानुसार ना होने पर, मैंने जो भी माल खरीदा है और वो मेरे आदेश के अनुसार नहीं था, या तो कुछ खराब माल रहा होगा, खराब माल आदि के कारण क्रेता द्वारा विक्रेता को एक प्रलेख जारी किया जाता है, प्रलेख जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसे ही हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। इसी का अन्य नाम क्या बोल सकते हैं, डेबिट नोट को क्या बोलेंगे, डेबिट मतलब क्या होता है, नाम पर्ची करके कहा जाता है ना, नाम पर्ची, डेबिट नोट या नाम पर्ची कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रेता के द्वारा जारी किया जाता है, किसको दिया जाता है, विक्रेता को। 2 कॉपी बनाई जाती है, एक कॉपी किसको भेज दिया जाता है, विक्रेता को भेज दिया जाता है, और एक खुद अपने पास यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें माल के संबंध में सारी जानकारी दी जाती है कि माल का मूल्य, कौन सा वस्तु हम भेज रहे हैं, वापस कर रहे हैं, उसका मूल्य कितने का था, ये सारा चीज जानकारी वहां पर उसके बारे में हम यहाँ उल्लेख करते हैं। तो एक क्वेश्चन बना डेबिट नोट। इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा, डेबिट नोट नंबर का प्रयोग, क्या लिखना है हमको, डेबिट नोट नंबर, जिसको हम डेबिट नोट NUMBER है ना, डेबिट नोट नंबर, और इसी को हिंदी में बोला जाता है नाम चिट्ठी क्रमांक। ठीक है, जैसे नाम पर्ची या इसी को क्या बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो डेबिट नोट नंबर या नाम चिट्ठी क्रमांक का प्रयोग, नाम चिट्ठी क्रमांक का प्रयोग जो हम करते हैं, या ना चिक्रा करके यूज करते हैं, या डेबिट नोट नंबर जो यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा,
क्रय वापसी बही बनाते समय, क्रय वापसी बही बनाते समय, ठीक है, क्रय वापसी बही बनाते समय तो डेबिट नोट नंबर का यहां पर यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, डेबिट नोट नंबर का यूज किया जाता है कहां पर, क्रय वापसी बही बनाते समय, ठीक है। तो पूरा चीज समझ में आया इसमें कि जब भी कोई क्रेता माल खरीदा है और उसके आदेशानुसार अगर नहीं होगा तो वो माल को क्या करता है, वापस करता है। खरीदे गए माल को वापस करना क्रय वापसी कहलाता है कॉमर्स के लैंग्वेज में, ठीक है। क्या कहलाता है, खरीदे गए माल को वापस करना, क्रय वापसी। क्रय वापसी का अन्य नाम किसी को पता है, इसी को बोलते हैं, एक अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा, बाह्य वापसी। क्रय वापसी को ही क्या बोला जाता है, बाह्य वापसी बोला जाता है ना। इंग्लिश में हम बोलते हैं परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न बोलते हैं, और इसी को बाह्य वापसी यानी क्या बोलेंगे हम लोग, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। एक वर्ड और लिखिएगा इसी के लिए, अगर इंग्लिश वाले भी लिख रहे हैं तो, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न भी उसी को बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो जब हम परचेस रिटर्न करते हैं, खरीदा हुआ माल को वापस करेंगे, तो हम क्रय वापसी बही बनाएंगे, यानी परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे। और परचेस रिटर्न बुक बनाते समय वहां पर जो नंबर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेबिट नोट नंबर, ध्यान रखिएगा। क्या क्या लिखते हैं हम लोग, ना ची क्रा या डेबिट नोट नंबर जिसको बोलते हैं, नाम चिट्ठी क्रमांक, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा ये हुआ कि डेबिट नोट कौन बनाता है, यहीं पर एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि क्रेडिट नोट कौन जारी करता है, जस्ट इसी का अपोजिट होगा। तो हम उसके बारे में भी यहां पर थोड़ा सा नोट डाउन करते चलेंगे। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो ये हो गया नाम चिट्ठी क्रमांक के बारे में हम थोड़ा बात करें, डेबिट नोट कौन जारी कर रहा है। यही लिखिएगा, क्रेडिट नोट के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। चलिए लिखिएगा क्रेडिट नोट करके, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। तो इसमें पहला पॉइंट हमको लिखना है, क्रेडिट नोट के बारे में हम पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि इसे कौन जारी करता भाई, इसे विक्रेता के द्वारा, विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है। तो वहां क्रेता विक्रेता को दे रहा था, यहां विक्रेता जो है क्रेता को देगा। अब जो माल वापस आया है, जो माल वापस आया है उसकी प्रविष्टि, उसकी प्रविष्टि अपने पुस्तक में कर ली गई है, इसकी जानकारी देता है ना, इसकी जानकारी देने हेतु, जानकारी देने हेतु विक्रेता द्वारा, है ना, विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है। विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है, ठीक है। तो डेबिट नोट क्रेता जारी करता है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट नोट कौन जारी कर रहा है, विक्रेता जारी कर रहा है, जिसको हम वेंडर भी बोल सकते हैं या सेलर भी बोल सकते हैं ना। परचेसर के द्वारा क्या जारी किया जाता है, डेबिट नोट, और सेलर के द्वारा क्या जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट। जैसे कि वहां पर बात कर रहे थे हम लोग डेबिट नोट नंबर के बारे में, वैसे यहां बात करने वाले हैं हम क्रेडिट नोट नंबर के बारे में। तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यहां पर जो नंबर यूज किया जाता है, क्या चीज यूज किया जाता है, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जमा चिट्ठी क्रमांक, जमा चिट्ठी क्रमांक, यानी शॉर्ट में जिसको ज ची और क्र करके बोल देते हैं। जमा चिट्ठी क्रमांक का हम यूज करते हैं कहां पर, क्रेडिट नोट बनाते समय, ठीक है, क्रेडिट नोट बनाते समय। तो समझ में आया कि इसे क्रेता के द्वारा जारी किया जाता है, उससे विक्रेता के द्वारा। जब विक्रेता को माल प्राप्त हो जाता है और विक्रेता फिर इसकी सूचना किसको देता है, क्रेता को देता है कि हाँ भाई आपने जो माल भेजा मेरे को मिल गया, और किताब में कर ली है कि भाई माल मेरा जो है वापस आ गया। यानी वो अपने विक्रय पुस्तक में किस में एंट्री करेगा, वो जो जमा चिट्ठी क्रमांक का यूज करेगा वो विक्रय पुस्तक में, ध्यान, यानी विक्रय वापसी, सॉरी, विक्रय वापसी बही,
या जिसको पुस्तक भी बोल सकते हैं, विक्रय वापसी भाई, यानी जिसको हम बोलेंगे क्या चीज, सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में वो यूज करेगा क्या चीज का, जमा चिट्ठी क्रमांक शब्द का, है ना, क्रेडिट नोट नंबर का। तो क्या दोनों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आता है ना, ध्यान रखिएगा। हर बार ये क्वेश्चन आपको एक ना क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा कि नाम चिट्ठी क्रमांक और जमा चिट्ठी क्रमांक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं कॉमर्स के, आप चाहे अकाउंटेंट में चले जाइए या अन्य एग्जाम में चले जाइए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दोनों चीज को शायद दिमाग में रखिएगा, और दोनों चीज को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि डेबिट नोट कौन जारी करेगा बोलेगा तो परचेसर, और क्रेडिट नोट कौन करेगा, सेलर करेगा। ठीक है, वो नाम चिट्ठी क्रमांक यूज करना है, डेबिट नोट नंबर और यहाँ क्रेडिट नंबर। वो क्रय वापसी बही से संबंध रखता है और ये विक्रय वापसी बही से संबंध रखता है। दोनों चीज मैंने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला 28 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। किसी देश का केंद्रीय बैंक, अब केंद्रीय बैंक के बारे में तो लगभग सभी जानते हो भाई। जैसे हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई है। आरबीआई के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका एक्ट क्या है, कब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके कितने सदस्य बोर्ड ऑफ मेंबर्स में रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य करता है, ये सारा चीज हम लिखेंगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसमें चलते हैं। तो किसी भी देश का अगर केंद्रीय बैंक है, यानी उस देश के अन्य बैंकों के लिए क्या होता है, वो भाई मित्र का भी काम करता है, दार्शनिक का भी काम करेगा, पथ प्रदर्शक, यानी उपयुक्त क्या होना चाहिए, सभी। तो ये आंसर एकदम इजी था, इसको मेरे ख्याल से लगभग लोग आराम से बना सकते हैं, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल इस पॉइंट के बारे में मैंने बात किया था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कि प्रारंभिक व्यय क्या है, इसका एक उदाहरण बताना है। किसका उदाहरण है, प्रारंभिक व्यय। तो प्रारंभिक व्यय के रूप में मैंने आपको कल बताया था एक, कि जैसे विज्ञापन मान लो, कि जब भी व्यापार को स्टार्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में, कि हम जब शुरू में व्यापार स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी की स्थापना की जाती है, तो बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है, एक्सपेंसेस किया जाता है। मगर ये खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बाद में क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट देने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे खर्चों को जो बहुत अधिक मात्रा में किया जाए, मगर उससे कोई भी संपत्ति आप नहीं खरीद रहे, खर्चा तो आप कर रहे, जब आप बहुत अधिक मात्रा में खर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो कोई ना कोई स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए खर्चा करते हैं। और जब आप स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए खर्चा करते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पूंजीगत खर्चे बोलते हैं। मगर यहां पर खर्चा तो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, करोड़ों रुपए में। जैसे आप देखिए, कोई फिल्म स्टार को आप यहां पर लक्स का ऐड करने के लिए बुला रहे हैं, या कोई नया बाइक आपने लॉन्च किया है, उसको मार्केट में आप उतारना चाहते हैं, तो हीरो के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं कि उस गाड़ी को वो चला रहा है, तो कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों, करोड़ों रुपए में, अरबों तो नहीं बोल सकते, करोड़ों रुपए में क्या लेते हैं, उसका फीस लेते हैं वो ऐड करने का। तब जा तो रहा है पैसा, मगर कोई एसेट्स आया क्या, फिजिकल रूप में नहीं आया, मगर कहीं ना कहीं ये पैसा हमको भविष्य में देने वाला है। तो ऐसा बहुत अधिक मात्रा में किया गया खर्चा जो आपको भविष्य में लाभ देने वाला है, ऐसे खर्चों को अस्थगित आयगत व्यय बोलते हैं। तो इसको मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा ये चीज क्वेश्चन देखो आ ही गया है ना। तो चलिए, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक व्यय किसका उदाहरण है भाई, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के कई राज्यों में बिजली जो सुविधा है, भारत के कई राज्यों में बिजली या विद्युत की तीव्र कमी है, और यह किस प्रकार के व्यवसायिक वातावरण की समस्या को प्रकट करता है। बिजली या विद्युत है, अगर देखिए आप किसी भी आज के डेट पे व्यवसाय को ले लीजिए, आप सभी के सभी व्यवसाय बिना बिजली के तो संभव भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, है ना, वार्तालाप कर पा रहे हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का बहुत बड़ा हाथ है। जितने बड़े इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, सब जगह अगर बिजली नहीं है तो कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन भी संभव नहीं है। तो ऐसा जो भी चीज जो आपके आर्थिक जीवन से क्या हो, जुड़ा हो, उसी चीज को, यानी बिजली जो है वो आपके आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, इकोनॉमिक। तो बिजली की अगर कमी है तो यह कौन से वातावरण को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या को यह बताना चाह रहा है, आपके आर्थिक समस्या को प्रकट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आसान क्वेश्चन था ये, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। टेलीकॉम सेवाओं में आते हैं, चलिए अगला जो है टेलीकॉम सेवा। अब टेलीकॉम सेवा आप देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ बोला है यहाँ कि टेलीकॉम सेवाओं के संदर्भ में कौन से कथन कथन पर विचार करिए। चलिए कथनों पर विचार करते हैं। पहला बोलता है ये सेवाएं व्यवसायिक क्रिया के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। जाहिर सी बात है, आज के समय में अगर टेलीफोन सुविधा नहीं है तो आप कोई सी भी व्यवसाय को चरम स्थिति पर या सुदृढ़ स्थिति पे आप नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भाई ये तो जरूरी है, टेलीकॉम यानी कम्युनिकेशन के साधन जरूरी है आपको। इस सेवा का प्रयोग करने के लिए एक तार रहित उपकरण की भी आवश्यकता होती है। आज के डेट पे तार रहित उपकरण यानी जो भी आपका माइक्रोवेव यानी जो होते हैं लेंथ होते हैं, वेव लेंथ होते हैं, उसी के माध्यम से क्या हो रहा है, तरंगे कोई माध्यम से ही क्या हो रहा है, आदान प्रदान सूचनाओं का कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। सैटेलाइट यहाँ से छोड़ते हैं, वहां से वो टावर को देता है, टावर से हमारे मोबाइल में क्या आते हैं, फ्रीक्वेंसीज आती है, जो भी है सर्वर। तो सेलुलर मोबाइल इसी के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी मोबाइल में सेलुलर डाटा का हम प्रयोग करते हैं, यानी डाटा ऑन ऑफ करके ही तो उसका क्या करते हैं, नेट इंटरनेट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सभी की सभी क्या है आज के डेट पे टेलीकॉम के लिए आवश्यक सेवा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो सरल प्रश्न है, ठीक है। तो इसका भी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो उसको भी हम लोग डाल देंगे इसी में, है ना, ऐप में अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन ये है कि चीन में, अब जब ये आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी ये चीज आपको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, सही जोड़ी मिलाना है आपको, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। पहला लिखा है कि चीन में आर्थिक विकास कब हुआ, चीन में आर्थिक विकास कब आया। तो 1978 की जो सिचुएशन है वहां पर आपको देखने मिलेगा चीन की आर्थिक विकास की जो नीति है, कहां से आपको देखने को मिलेगा, 1978 में देखने को मिलेगा। भारत की नई जो विकास नीति है, जैसे एक सन है बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, 1991। तो 1991 में क्या हुआ था, कौन सा प्रोग्राम आया था, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एल से क्या हो जाएगा आपका, लिबरलाइजेशन बोलते हैं जिसको हम। पी से क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और जी से क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको बोला जाता है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन को क्या बोलते हैं, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं हम निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं हम वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। तो 1991 में इंडिया ने अपने इकोनॉमिक प्लान में किस प्रोग्राम को एडॉप्ट किया था, एलपीजी प्रोग्राम को एडॉप्ट किया था। और कौन से प्रोग्राम के स्थान पे इसको अडॉप्ट किया था बोलेगा तो एलक्यूपी के स्थान पर भारत ने एलक्यूपी प्रोग्राम जो बोलते हैं उसके स्थान पे एलपीजी प्रोग्राम यूज किया था। अब बात कर लेते हैं कि भाई एलक्यूपी प्रोग्राम क्या था। एल से था आपका लाइसेंस, क्यू से था कोटा, ठीक है, कोटा, और पी से था परमिट। तो लाइसेंस, कोटा, परमिट, इस प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया किससे, एलपीजी प्रोग्राम से, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी भारत जो है एक बंद अर्थव्यवस्था से एक खुली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होता है 1991 में। और 1978 में अगर आप देखते हैं तो ये आपको चीन के संबंध में ये डेट आपको थोड़ा सा मेजर ध्यान में रखना है कि वहां पर आर्थिक सुधार कब आया था। इसको वही लाइसेंस, कोटा, कोटा को कोटा ही लिखा गया है, और परमिट यानी होता है कि सहमति पत्र, सहमति पत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो डेट है
महान छलांग आगे, इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो एक वर्ड आपको देखने मिलता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इसमें आपको एक व्यक्ति का नाम को ध्यान में रखना है, माओ। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो काम किया गया वो माओ के द्वारा किया गया, और लगभग ये आप देखते हैं डेट की वही 1956 के आसपास। ठीक है, 1956 के आसपास आपको ये माओ के द्वारा क्या ग्रेट लीफ जो है महान छलांग आगे, यानी इसको आपको देखने को मिलता है। और अगला जो दिया है 1956 में, अगर बोल रहा है पहला योगदान, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने पहला पंचवर्षीय योजना कब बनाया? 1956 में बनाया। तो यहां पर पाकिस्तान से रिलेटेड अगर बोलेंगे तो दो डेट है पाकिस्तान से रिलेटेड। एक अगर देखना, एक क्वेश्चन और आएगा जहां एक 1988 का डेट भी मिलेगा अपने को। यानी पाकिस्तान में अगर आर्थिक नीति में बदलाव बोलेगा तो वो 1988 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक सुधार पाकिस्तान में। मगर यहां पर क्वेश्चन जो है कि 1956 में पहला योगदान अगर इसमें देखते हैं तो पाकिस्तान का इस समय बना था पहला पंचवर्षीय योजना बना था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? चलिए, कोई अगर कमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल कमेंट करिए ऑनलाइन वाले, कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई है। चलिए, तो इधर नितेश है, मोक्षदा है, दुलेश है, बताइए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? गोपेंद्र सर, अच्छा गोपेंद्र सर भी, चलिए गोपेंद्र सर भी बता सकते हैं। ठीक है, कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? चलिए 1951 में। तो ये पंचवर्षीय योजना पूरा हमको पढ़ना है ना, पूरा 1951 से लेकर पूरा जो आखिरी पंचवर्षीय योजना आप पढ़ेंगे। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना आए हैं भारत में? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हम ध्यान रखते हैं। 2012 से लेकर 2017 के बीच लास्ट पंचवर्षीय योजना था, वहां तक पूरा पढ़ना है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 56 से फिर 61 में जाओगे, 61 से फिर कहां जाओगे आप? 66 में जाओगे, फिर 66 से 69 के बीच देखते हैं कि तीन जो वर्षीय जो रहता है, उस समय क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत चाइना वार होता है, अकाल की स्थिति भी होती है। इसी कारण वहां पर एक आपको एनुअल प्लान देखने को मिलता है तीन, जिसको हम यहाँ पर योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। 69 से आपको 66 से 69 के बीच देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं आप तो 70 से फिर 75 में आपको देखने को मिलेगा। फिर 75 से आप कहां पर जाते हैं? 78 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो पढ़ेंगे उसमें, आगे चलेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों पे थोड़ा सा आधारित था, ज्यादा उस पे विशेष बल दिया गया था। पहले वाले जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पे आधारित है, ये क्वेश्चन आता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित था? पहला हैरोल्ड डोमल पढ़ते, दूसरा पीसी महालनोबिस पढ़ते। तो बहुत सारे चीज पढ़ने को अभी है, तो फिलहाल अभी हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये भी चैप्टर है ना, ये जो चीन का आर्थिक विकास वगैरह, मगर इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है हमेशा। ये भी एक चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद की क्या आर्थिक स्थितियां थी, और साथ ही साथ उसके जो पड़ोसी देश है उसके कैसी स्थिति थी। तो भारत, पाकिस्तान और चाइना के यहाँ पर एक चैप्टर भी आप पढ़ेंगे, है ना। मगर उसमें बस क्वेश्चन यही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को तो भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन और मिलेगा, इसी का सेम एक क्वेश्चन मिलेगा, जो डेट बताया ना 1988, वो आगे क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। चलिए, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? क्या दे रहे हो आंसर, क्या हो जाएगा इसका? चलिए बताइए क्या आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। तो चीन में आर्थिक विकास कब देखा हमने? 1978। पहले का, दूसरा, ए का दो कहां दिख रहा है? देखिए, और तो कहीं है नहीं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे मजा आएगा, चीजों को समझेंगे। तो अच्छा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्क्रीन, है ना, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा शायद। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, चलिए अब आते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ है, मांग की कीमत लोच। तो
अगर आप देखते हैं मांग की लोच आप पढ़ेंगे, उसी प्रकार पूर्ति की लोच आप पढ़ेंगे, चैप्टर आपको पढ़ना है। तो मांग की लोच कैसी कैसी होती है? मांग की कीमत लोच होती है, मांग की आय लोच होती है और मांग की आड़ी लोच होती है। तो मांग की लोच को तीन प्रकार से बांटा गया है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच में। सारे चीज को हम पढ़ेंगे वहां पर जब चैप्टर में जाएंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो मांग की लोच है, कीमत लोच है, यहाँ पर इसको दिखाया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। किससे दिखाया जाता है? ई, और नीचे में क्या लिखते हैं? बेस में पी लिखते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आपको दिखाना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी मांग की कीमत लोच का एक फॉर्मूला होता है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन। अगर हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, या मैं हिंदी में पहले लिख दे रहा हूं फिर इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। तो लिखिएगा मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच बराबर यहां फॉर्मूला आपका होने वाला है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, और बटे लिखिएगा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो फॉर्मूला क्या बना इसका? मांग की कीमत लोच का, मांग में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। या तो मांग लिख सकते हैं, या तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? मात्रा। और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं उसमें? मात्रा। कि मात्रा या मांग दोनों एक ही जैसे है ना। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन या मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब इसी को मैं फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू, मांग में अनुपातिक परिवर्तन को ऐसे दिखाया जाता है, डेल्टा का यूज करते हैं। यहां पर इसको त्रिभुज को क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। और इस डेल्टा के साइन का मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। तो किसमें परिवर्तन? क्वांटिटी में परिवर्तन। और नीचे में हम लिखेंगे क्यू करके, क्या लिखिएगा? क्यू। फिर ये किसका चिन्ह है? ये भागित का, तो यहां पर मैंने लगाया भागित का चिन्ह। अब बोला है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब डेल्टा, एक मिनट ना, अच्छा इसमें और कहा गया इरेजर एक, ये पूरा ही अच्छा ये साइड में, ये मिटेगा नहीं क्या? चलो यहां पर देखते हैं, डेल्टा पी अपॉन करिएगा पी, डेल्टा पी अपॉन क्या करिएगा? पी करिएगा, इसका फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा इसको डेल्टा पी अपॉन क्या करेंगे? पी करेंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं। मैथ्स का एक रूल है, अगर ये भाग के चिन्ह को आप गुणे में बदलना चाहते हैं, अगर ये भाग के चिन्ह को किसमें बदलना चाहते हैं? गुणे में बदलना चाहते हैं, तो इस तरफ जो दी हुई जो भी वैल्यू रहेगी, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इतना सबको पता होगा। तो यहां पर हमने थोड़ा सा ये चेंजेस किया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम पुट अप करने वाले हैं, और इसका मीनिंग वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं कि यहां पर जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है भाई परिवर्तन, जो भी चेंजेस आने वाला है ना, चेंजेस, परिवर्तन। क्यू का मतलब किससे लिया जा रहा है? मात्रा से, या जो भी मांग है, डिमांड, उससे लिया जा रहा है। पी का मतलब किससे लिया जा रहा है? प्राइस, है ना, मूल्य या कीमत, मूल्य या कीमत जिसको बोलते, इससे लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला रखते हैं और उसी के हिसाब से बनाएंगे। अब केवल क्यू का मतलब क्या है? इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, ये प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक या मूल अवस्था बोल सकते हैं इसको, मूल, है ना, मूल अवस्था जो रहेगी, प्रारंभिक या मूल अवस्था को क्यू से दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। और खाली जो पी लिखा है उसका मतलब भी किससे है? जो प्रारंभिक या मूल अवस्था रहेगी उससे, ध्यान रखिएगा। और परिवर्तन का मतलब दोनों में क्या अंतर है उससे लिया जाएगा, है ना, पहले क्या था और अभी वर्तमान में क्या है। तो अब इस प्रश्न को हम बनाएंगे, यहां पर कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं ना। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि पहले और अभी दोनों की दशा में क्या परिवर्तन हुआ मात्रा में। देखो अब यहां पर पहले P1 मतलब पहले जो प्राइस था कितना था? 20। अच्छा यहां पर जो क्वेश्चन है, वैसे जब जनरली बनाओगे तो ऐसा रहता है आपका, यहां पर थोड़ा सा P1 और क्या दे दिया है? P2 दे दिया है।
तो P1 का मतलब ध्यान रखिएगा ये मूल स्थिति है, यानी यहां पर P1 लिख लेना। P1 क्या है? मूल स्थिति। और Q1 क्या है? मूल स्थिति। तो यहां पर अगर P1 शब्द का यूज करा है तो आप यहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी P1 लिख दीजिए और यहां Q जो लिखा है यहां Q1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए, क्योंकि वहां यूज किया है ना। जब बेसिक जाएंगे तो बेसिक में 1 वगैरह नहीं लिखा रहता है, यहां पर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 जो है मूल स्थिति है, यानी पहले कीमत कितनी थी? 20 रुपए थी वस्तु की, और उसकी मांग कितनी थी? देखिए 4000। हम लोग मांग का नियम क्या पढ़ते हैं कि जब वस्तु की कीमत कम रहती है तो डिमांड क्या रहती है? ज्यादा रहती है। जब वस्तु की कीमत कम रहती है तो डिमांड ज्यादा रहती है, और जब वस्तु की कीमत ज्यादा रहती है तो डिमांड कम रहती है। तो जब कीमत 20 रुपए है तो डिमांड कितने का है? 4000 का है। मगर जैसी कीमत क्या होता है? घटता है, 18 में आ जाता तो डिमांड बढ़कर कहां चले जा रहा है? 5000 में चले जा रहा है। डिमांड कहां चले जा रहा है? 5000 में चला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या क्या चीज हमको यहां पर करना है। सिंपल है, बहुत आसान है। तो मात्रा में जो फॉर्मूला रखे थे उसी फॉर्मूले को यहां रख रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया। गुणे में चेंज करे थे, अब जो ये पी था वो ऊपर चले गया था और डेल्टा पी जो है नीचे आ गया था। चलिए, तो मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है 4000 और 5000 दोनों का डिफरेंस क्या है? 1000। परिवर्तन कितने का हुआ? 1000 डिवाइडेड बाय Q1। Q1 मतलब जो मूल स्थिति में थे आप, शुरू में जिस स्थिति में, तो शुरू में जो मात्रा या डिमांड कितना चल रहा था? 4000, उसको आप यहां रखिए। इनटू करेंगे P1। P1 मतलब जो शुरू में कीमत थी, कितनी थी? 20 रुपए। और डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मतलब कीमत में कितने का परिवर्तन आ गया। तो 20 से घटकर कितने पे आ गया? 18 पे आ गया, मतलब 2 रुपए का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब ये 3 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दाहम काट दीजिए, फिर 4 से आप भाग देंगे तो आएगा 2.5। और कुछ नहीं है, मतलब ये किस में आ रहा है भाई? प्लस में आ रहा है। तो प्लस में कहीं दिख रहा है 2.5? हाँ, ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 33 का आंसर आएगा, ए आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है आपका? 2.5। ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आंसर ये भी आ सकता है, मगर जो व्यापम ने आंसर लिया है वो यही लिया है। ध्यान रखिएगा, ए को ही लिया है आंसर को। और साथ ही साथ अगर आप बेसिक्स रूल में जाएंगे तो वहां भी अगर आप देखते हैं तो माइनस प्लस वाला नहीं है ना उसमें चैप्टर में। थोड़ा सा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां और क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो मेन यहाँ पर 2.5 जो है इसका ओवरऑल आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में हम अगले क्वेश्चन पे 34 नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है यहां पर कि प्रतिभूति बाजार के प्रभावी नियम और विकास और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया है। तो सिक्योरिटी, आपने सेबी के बारे में सुना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। तो ये वही है बस, भारतीय प्रतिभूति एवं नियमन बोर्ड अधिनियम यानी सेबी एक्ट जो देखेंगे 1992। कई बार ये सही जोड़ी मिलाओ करके भी आ जाता है ना कि भाई आरबीआई का कौन सा एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, ठीक है, सेबी का एक्ट कौन सा है, नाबार्ड का एक्ट कौन सा है। तो सारे चीज एक्ट हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो जब हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो सारे चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, नाबार्ड एक्ट क्या है, एसबीआई एक्ट क्या है, आरबीआई एक्ट क्या है। तो चलिए फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सेबी एक्ट। क्या चल रहा है? 1992 चल रहा है, जिसके द्वारा है ना प्रतिभूति बाजार के प्रभावी नियम और जो भी विकास और नियंत्रण है उसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण क्या बोला है? अर्ध कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है। चलिए आंसर दीजिएगा सभी अगर देना चाहें तो, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण जो है अर्ध कुशल कर्मचारियों को दिया जाएगा। चलिए ऑनलाइन वाले भी यहां पर कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण जो है अर्ध कुशल कर्मचारियों को दिया जाएगा। चलिए बताइएगा सभी कोई। एक है विद्यालय प्रशिक्षण, दूसरा है पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, संयुक्त प्रशिक्षण और द्वार कोष्ठ प्रशिक्षण, डोर वे ट्रेनिंग। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए?
अगर कोई अर्ध कुशल है, यानी कहने का मतलब जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स है, ऐसे वर्कर को क्या आप खाली थ्योरेटिकल नॉलेज ही दोगे कि उनको प्रैक्टिकल भी करके बताओगे चीजों को? अगर किसी को चीजें करने नहीं आती या उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है, सेमी स्किल्ड है, मतलब उसको ज्यादा चीजों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो क्या आप उसको केवल स्कूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जहां पर केवल थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग कहां पर होता है, जहां जो मैनेजमेंट वगैरह का काम होता है, सुपरविजन का काम होता है, वहां उनसे रिलेटेड। यहां पर कर्मचारियों के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में बात हो रहा है, यानी मैनेजर वगैरह के बारे में बात नहीं हो रहा है। ज्वाइंट ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां पर दोनों प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाते हैं, अलग अलग चीज को मिलाकर अलग अलग सेक्शन में। यहां पर अगर कोई सेमी ने बोल सकते हैं स्किल्ड वर्कर्स है और उसको आप अच्छे से सिखाना चाहते हैं, तो उसको डोर वे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, द्वार कोष्ठ प्रशिक्षण। हालांकि व्यापम के द्वारा इसका आंसर लिया गया है ए, व्यापम के द्वारा इसका आंसर क्या ले रहा है, ए ले रहा है, मगर हमारे हिसाब से भाई सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। कि अगर कोई सेमी स्किल्ड कोई वर्कर है तो उसको आप, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहेंगे, वहां पर डोर वे ट्रेनिंग आप उसको देना चाहेंगे, तब जाकर उसका जो स्किल है वो डेवलप हो पाएगा। हालांकि पहले बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या लिया गया, ए लिया गया, मगर इसका आंसर होना चाहिए भाई डी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए 36 नंबर पे आते हैं, सहकारी समिति। तो सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप पढ़ते हैं, ये आपका एक पूरा चैप्टर भी है, जहां पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार, जहां पर हम पढ़ेंगे हिंदू संयुक्त परिवार का व्यवसाय पढ़ेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे, सहकारी समिति पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, फिर उसके बाद हम कैसे कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन जो है केवल अभी सहकारी समिति से रिलेटेड है, कि सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास समिति के जितने भी शेयर्स हो, नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हो, मगर एक व्यक्ति को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है सहकारी समिति में। तो एक सदस्य एक मत के सिद्धांत पे सहकारी समिति क्या होता है, काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो एक समिति और एक सदस्य आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख तो रहा है ना, सही, धुंधला तो नहीं दिख रहा? ऑनलाइन वाले बताएं, स्क्रीन यानी स्पष्ट है ना, यानी कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं आ रहा है? चलिए तो हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए ऑनलाइन वाले भी जवाब दें कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को? कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और यही अगर बात करेगा किसके बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि, ठीक, क्या पढ़ोगे इसके लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि के लिए समष्टि को क्या बोलते हैं, मैक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अन्य नाम क्या है, कीमत सिद्धांत बोला जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए आप बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चलिए बताइएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, और फिर बताइएगा समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, ऑनलाइन वाले कमेंट करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। आपको पता हो तो आप भी बता सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चन ये भी आएगा ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक, चलिए नितेश बढ़िया यार, मोक्षदा बढ़िया,
प्रोफेसर मार्शल। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगर बोलेगा कि जनक कौन है, जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर मार्शल का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर मार्शल। और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, इसको भी बताइए। चलिए जो जो पढ़ चुके हैं वो बताइए भाई, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? व्यष्टि के तो मार्शल हो गए, समष्टि के कौन है? कीन्स। कीन्स मतलब कौन? पूरा। कभी कभी इनका नाम जॉन, कभी मर्नार्ड लिखा रहेगा या कभी बर्नार्ड करके लिखा रहता ना, किन्स। जॉन मर्नार्ड या बर्नार्ड किन्स, है ना। अलग अलग जगह थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा एक अक्षर का मतभेद है, माँ और बा का। कभी मर्नार्ड लिखा रहता है, कभी बर्नार्ड लिखा रहता है। तो जॉन मर्नार्ड किन्स जो है आपके किसके, और ये जो जॉन मर्नार्ड किन्स है ये मार्शल के ही क्या है, शिष्य है, एक प्रकार से उन्हीं के शिष्य है ना ये। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहां से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया एक क्वेश्चन में कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत बोलते हैं, उसके जो जनक है वो प्रोफेसर मार्शल है, और इसके जो जनक है जॉन बर्नार्ड कीन्स है। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपको मैंने यहां से बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आप यही मत सोचिए कि खाली हम लोग 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन में, है ना। चलिए, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? तो प्राप्ति भुगतान खाता, जिसको हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, तो ये कौन सा खाता है? ये व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि नन ऑफ दिस है? कौन सा अकाउंट है बताइए? प्राप्ति भुगतान खाता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा खाता है? चलो ऑनलाइन वाले अगर जवाब देना चाहे तो, बाकी अगर जिनको नहीं पता है तो वास्तविक खाता या रियल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा, रियल अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते को रियल अकाउंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने का तरीका कैसे होता है? एक तो समझ, एक सोच अगर जब आप विकसित कर लेंगे उसके लिए, तो कभी भटकेंगे नहीं कि भाई कंफ्यूजन नहीं होंगे कि व्यक्तिगत है कि नाम मात्र है कि आपका वास्तविक है। आप इतना चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते हैं तो केवल और केवल नगद व्यवहारों को ही आप लेते हैं, जितना भी नगद प्राप्त हुआ, जितना भी नगद भुगतान हुआ। अब चाहे आप संपत्ति खरीदे, चाहे आप खाली वस्तुओं का जिसका आप क्रय विक्रय कर रहे हैं, स्टॉक, उससे संबंधित, तो यहां पर स्थायी संपत्तियों को भी क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, और स्थायी संपत्तियों को भी क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो उससे भी जो प्राप्त होता है या भुगतान किया जाता है, दोनों ही चीज को यहां पर लिखा जाता है। तो जहां पर आप वस्तु को खरीदते हैं तो व्यापार में वस्तु का आना और व्यापार में वस्तु का जाना, ये कहां पर होता है? रियल अकाउंट में, वास्तविक खाते में होता है। इसी कारण ध्यान रखिएगा कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? वास्तविक खाता है। इस चीज से आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि प्राप्ति भुगतान खाता। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है कि आय व्यय खाता कैसा खाता है? आय व्यय खाता कौन सा खाता है बताइए? आय व्यय यानी जिसको हम बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे पूछा प्राप्ति भुगतान खाता, वो तो रियल अकाउंट है। इसी में एक क्वेश्चन और क्या आता है एग्जाम में कि आय व्यय खाता कौन सा खाता है बताइए? तो आय व्यय खाता कौन सा खाता है? तीनों में से कोई एक तो होगा। हाँ, आय व्यय नाम ही है, और आय और व्यय के बारे में जहां बात होता है तो नाम मात्र खाते या नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाता। क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट, है ना, नॉमिनल अकाउंट। तो जहां इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में केवल बात होता है तो वो तो नाम मात्र खाते में कि व्यय या हानि को विकलन करिए, आय या लाभ को समाकलन करिए। तो ये नियम लगभग सब जानते हैं। मैं जिस दिन मैं शुरुआत करूंगा तो वो सारे बेसिक्स रूल्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सैलरी जो है, सैलरी अकाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले भी बता सकते हैं कि सैलरी अकाउंट जो है वो किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा कि नॉमिनल में जाएगा? कौन से अकाउंट में जाएगा? वेतन खाता, वेतन खाता को किस में लिया जाएगा बताइए कोई, किस में जाने वाला है? हाँ चलिए, जिनका भी जवाब आ रहा है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी क्या है? हम किसी ना किसी को क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। जहां भी व्यय होगा, व्यय का नाम अगर वेतन, ब्याज, बीमा, इंश्योरेंस इस प्रकार से है,
तो डेफिनेटली वो नाम मात्र खाते में जाएगा। और मैंने आपको एक चीज बताया है, या पहले जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया उनको बताया ही है, कि अगर जब भी आपका किसी नॉमिनल अकाउंट वाले के साथ, यानी नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज रहता है जनरली, जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, जितने भी इनकम है, जैसे सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो भी जनरल एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस ले लीजिए, कोई भी अगर इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारा चीज क्या है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट पे आने वाली चीज है। जब भी इनके साथ अगर कोई शब्द लग जाए, क्या लग जाए, मान लीजिए प्रीपेड लग जाए, आउटस्टैंडिंग लग जाए, आउटस्टैंडिंग लग जाए, अक्रूड लग जाए, या फिर आपका एडवांस लग जाए, एडवांस लग जाए, या अनअक्रूड लग जाए, यानी जिसको हम बोलते हैं अदत्त, पूर्वदत्त, है ना, अप्राप्त, पूर्व प्राप्त, अग्रिम, जब भी इन व्ययों के साथ ऐसे कोई शब्द लगते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो अकाउंट फिर आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं रह जाता है, वह पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने खाली लिखा वेतन तो वो नॉमिनल अकाउंट है, मगर मैंने लिखा अदत्त वेतन, अगर मैंने क्या लिख दिया, अदत्त वेतन लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, तब वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज एक समझाया, समझ में आया सबको कि भाई इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं 39 पे। 39 पे आते हैं और देखते हैं कि 50% से अधिक स्वामित्व की स्थिति होने पर उद्यमी को प्रबंधकीय नियंत्रण प्रदान करने वाले को कहा जाता है। तो जिसके पास भी 50% से ज्यादा शेयर्स है तो उसको बोला जाता है मेजोरिटी इंटरेस्ट, बोला जाता है, बहुसंख्यक ब्याज बोला जाएगा। ठीक है, एक वर्ड है, इसके लिए ध्यान रखिए, यहाँ ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है क्वेश्चन में, कि भाई 50% से ज्यादा जिसके पास शेयर्स वगैरह है तो उसको यहाँ पर मैनेजरियल लैंग्वेज में बोला जाता है आपका बहुसंख्यक ब्याज बोला जाता है, मेजोरिटी इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है उसको, मेजोरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, मेजोरिटी इंटरेस्ट। क्षैतिज विलय मतलब होता है कि जब मर्ज किया जाता है, एक जैसे जैसे व्यापार होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, आपस में मर्ज करते हैं ना, विलय, सम्मिलित करते हैं, उसी को बोला जाता है यहाँ पर क्षैतिज विलय, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या जानना है। खाता बही क्यों बनाया जाता है, खाता बही क्यों बनाया जाता है, खाता बही इसलिए बनाया जाता है कि एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम आप जान सके। यानी आप खाता बही यानी लेजर बनाते, क्यों बनाते, लेजर पूछ रहा है, जैसे आपने अगर परचेस अकाउंट बनाया, परचेस अकाउंट बनाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि साल भर में हमने कितना परचेस किया है। अगर आप सेल्स अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि साल भर में आपने कितना सेल किया। यानी जो भी अकाउंट आप बनाते हैं, वेजेस बनाइए, सैलरी बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, चाहे कैश अकाउंट बनाइए, जो भी अकाउंट आप बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उससे हमको यह पता चल जाता है कि एक ही जैसे आने वाले मदों को हम एक ही जगह पे लेते हैं, एक ही खाते में लेते हैं, तो उससे एक स्वभाव के जो सभी सामूहिक लेन देन के परिणाम क्या है हमको मिल जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम को जानने के लिए हम खाता बही बनाते हैं। और किसकी सहायता से बनाते हैं खाता बही हम, किसकी किसकी सहायता से, चलिए एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं सभी को, किस किसकी सहायता से खाता बही बनाया जाता है। चलो एक क्वेश्चन में अलग से यहां पर आपको दे रहा हूं, एक मिनट। अब ऑप्शन आपको देना है, यानी ऑप्शन मैं ही दे रहा हूं, आपको बताना है। पेन दिख रहा है ठीक ठाक, यहाँ ग्रीन कैसे, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी को ही क्वेश्चन को करके दिखाइएगा भाई। तो क्वेश्चन लिखिए, यानी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि क्या बोला था मैंने अभी, खाता बही, है ना, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, खाता बही के बारे में। खाता बही किसकी सहायता से बनाया जाता है,
खाता बही किसकी सहायता से बनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहला लिख रहा हूं मैं जर्नल, ठीक है, जर्नल हो गया। दूसरा मैं लिख रहा हूं सहायक बही, सहायक बहिया। सहायक बही को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है, ठीक है। और एक हो गया जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर जिसको बोलते हैं हम लोग, या जिसी को मेमोरेंडम बुक भी बोल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। चलो, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए भाई इसका आंसर कि खाता बही किसकी सहायता से बनाया जाता है? जर्नल की सहायता से, सहायक बही से, जर्नल प्रॉपर से, किसकी सहायता से बनाते हैं? हाँ, सभी। हाँ, चलिए, तो सभी की सहायता से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर खाता बही बनाते हैं। खाता बही में कौन कौन से सौदों का लेखा किया जाता है? केवल नगद या केवल उधार या दोनों का लेखा किया जाता है खाता बही में? चलिए जवाब दीजिएगा सभी कोई कि खाता बही में हम किसका किसका लेखा करते हैं? केवल नगद सौदों का, केवल उधार सौदों का, कि दोनों का? तो इसका सही जवाब है दोनों का लेखा किया जाता है। नगद रहे या उधार रहे, दोनों का ही लेखा आप कहाँ करते हैं? खाता बही में करते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों का लेखा होता है। मगर सहायक बही में केवल किसका एंट्री होता है? सहायक बही में रोकड़ को छोड़कर, कौन से बही को छोड़कर? रोकड़ बही। सहायक बही में ध्यान रखिएगा, रोकड़ बही यानी सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक को छोड़कर और जितने सारे बुक्स बनाते हैं आप, चाहे क्रय पुस्तक, चाहे विक्रय पुस्तक, चाहे क्रय वापसी, चाहे विक्रय वापसी, सारे के सारे उधार सौदों से रिलेटेड रहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी उधार सौदों को लेखा करने के लिए सहायक बहिया बनाई जाती है और नगद सौदों का लेखा करने के लिए रोकड़ बही बनाई जाती है और सभी सौदों का लेखा करने के लिए खाता बही बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया तीनों में क्या डिफरेंस है? सहायक बही में केवल कौन से सौदे लिखे जाते हैं? उधार सौदे लिखे जाते हैं। रोकड़ बही में सारे नगद सौदे लिखे जाते हैं और जो खाता बही है उसमें दोनों का लेखा किया जाता है। चलिए, तो चीजें शायद समझ में आई होगी सबको। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 41 पे आते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण नहीं है, आपको बताना है। अब यहां पर लेखांकन समीकरण की परिभाषा, एक परिभाषा बस याद रखिए, उससे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो एक लेखांकन समीकरण की परिभाषा हम यहां पर लिखते हैं। चलिए, तो लेखांकन समीकरण की परिभाषा क्या होता है कि जो भी दायित्व है, अब यहां क्वेश्चन के हिसाब से समता प्लस दायित्व कर सकते हैं और बराबर क्या हो जाएगा? परिसंपत्तियां। यानी जो भी इक्विटी है, इक्विटी आपका है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा आपका एसेट्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू होता है एसेट्स होता है। तो यहां पर चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए, अब ये इधर उधर हो सकता है ना, ट्रांसफर पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। जैसे लिखा है परिसंपत्तियां माइनस दायित्व बराबर समता। जैसे मान लीजिए समता आप यहीं रखें, अब परिसंपत्ति है और ये प्लस वाला दायित्व उधर जाकर किसमें बदल जाएगा? माइनस वाला। यानी ये आंसर सही यानी हो सकता है, कहने का मतलब लेखांकन समीकरण ये बन सकता है। अब परिसंपत्तियां माइनस समता बराबर दायित्व, क्या ये भी बन सकता है? परिसंपत्तियां माइनस समता भी हो सकता है, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी बन सकता है। क्या परिसंपत्तियां प्लस दायित्व बराबर समता बनेगा? परिसंपत्तियां प्लस क्या बोल रहा है? दायित्व। दायित्व वाला प्लस वाला उधर जाके किसमें चेंज होगा? माइनस। तो इसका आंसर कौन सा है? सी। सी इसका आंसर होगा। ये भी ऑप्शन आपका बन सकता है ना, दायित्व प्लस समता बराबर क्या है? परिसंपत्तियां। या समता प्लस दायित्व या समता दायित्व प्लस समता बराबर क्या है? परिसंपत्तियां। चलिए
नीतीश भाई क्लास स्टार्ट हो ही गया समझिए आप, यानी अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू बस सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू 2-3 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा, 2 दिन में और मान के चलिए, 2 दिन के क्लास में, उसके बाद प्रॉपर वे पे उसके बाद से क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 दिन और बस, इसमें थोड़ा सा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ। 100 क्वेश्चन आपका पिछले साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हाँ बन रहा है यार। चलो, तो आगे चलते हैं हम इसी में। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर है, एक मिनट ना। हम्म। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो नियोजन की क्रिया पर लागू होता है और अपने पथ की निरंतर समीक्षा करता है। एक वर्ड याद रखिएगा, यहां पर एक वर्ड लिखा है, अपने पथ की निरंतर क्या करता है, समीक्षा करता है, और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार वांछित परिवर्तन करता है। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो नियोजन की क्रिया पर लागू होता है, यानी प्लानिंग जो आप कर रहे हो उस पर लागू होगा, और अपने पथ की निरंतर क्या करता है, समीक्षा करता है, बार बार क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार वांछित क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर एक लोचशीलता का सिद्धांत है, प्रतिबद्धता का सिद्धांत है, और नाविकी परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है। तो थ्योरी ऑफ नेविगेशनल चेंजेस इसके अंतर्गत यहां पर इसका सही आंसर बनने वाला है। क्योंकि नाविकीय परिवर्तन का सिद्धांत क्या बताता है कि जब भी आप समुद्र में चल रहे हैं तो लहरों के हिसाब से कई बार क्या होती है, आपको दिशा वगैरह के बारे में बार बार क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से बार बार चीजों को बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर नाभिकीय परिवर्तन का जो सिद्धांत है इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, निरंतर समीक्षा की बात बोलेगा तो नाभिकीय परिवर्तन का सिद्धांत वहां पर लागू होता है, निरंतर समीक्षा की बात करेगा तो। 43 पे आते हैं, निम्न में से सही सुमेलित करना है। देखिए फिर से आ गया चीन वाला, अरे क्या हो गया। चलिए ये क्वेश्चन फिर से मिल गया आपको, देखो चीन में सुधार वाला। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और किया था, अभी फिर वही आ गया ना, उसी से रिलेटेड लगभग। चलिए देखते हैं यहां पर हम कि चीन में जो सुधार हुआ था, ये डेट आपको याद होगा 1978। पाकिस्तान में सुधार वाला बताया था मैं, याद करो 1900 कितना लेना, 88 लेना है। पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना 1956 पढ़े थे, और भारत में सुधार कब हुआ, 1991 में हुआ। तो यहां पर अब कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है और कौन सा सही है ये बताना है। अब यहां पर देखिए अलग अलग नहीं दिया है कि ए का ये होगा बी का ये होगा करके। अब यहां पर तो हमको देखना पड़ेगा, जैसे हमने देखा चीन में सुधार कब हुआ था, 1978, यानी ए का क्या होना चाहिए 4, मगर ए का क्या दे रहा है यहाँ पर 3, मतलब ये आंसर गलत है। अगला पाकिस्तान में सुधार 1988 बताया था, बी का क्या होगा 1, तो बी का यहाँ पर क्या दिया है 1, मतलब ये आंसर क्या है, सही है। और बाकी फिर तो गलती है, जैसे पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1956 में, सी का 4 दे रहा गलत और डी का ये दे रहा गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम इसी में। मुद्रा के प्राथमिक कार्य में कौन कौन सा शामिल है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो विनिमय का माध्यम भी होता है मुद्रा, और मूल्य का माप भी करते हैं हम लोग। देखते हैं ना कि भाई डॉलर का वैल्यू क्या है, रुपए का वैल्यू क्या है, तो दोनों ही चीज ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम भी होता है और मूल्य का माप भी किया जाता है, दोनों ही काम इसमें होता है। चलिए वाणिज्य के विकास के क्रमागत कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं वाणिज्य की, कितना है जी, 6। तो वाणिज्य के विकास के क्रमगत अगर अवस्थाओं के बारे में बात करेगा तो 6 अवस्था आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप से 6 अवस्था लेते हैं। जैसे पहली जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार करना, है ना, आखेट करके सुने होंगे आप।
आखेट या शिकार, इसी को आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं, आत्मनिर्भर बनना एक प्रकार से। आखेट के बाद अगला जो काम है, मानव ने क्या किया, पशुपालन। पशुपालन के बाद क्या आ जाएंगे, कृषि में। कृषि के बाद आप क्या देखेंगे, जो दस्तकारी व्यवस्था है, घरेलू जो दस्तकारी बोलते हैं ना दस्तकारी। फिर है गृह उद्योग, जो घरेलू स्तर पर उद्योग वगैरह चलता है। और छठवा देखेंगे आप, जो औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण। तो आखेट या शिकार यानी वाणिज्य का विस्तार जो है, या वाणिज्य के विकास के जो चरण या अवस्थाओं के बारे में बात करता है, तो मुख्य रूप से 6 अवस्थाओं को आपको लेना है। पहला है आखेट या शिकार, जिसको आत्मनिर्भर भी हम बोल सकते हैं। दूसरा पशुपालन पे जाइएगा। तीसरा कृषि, फिर दस्तकारी, गृह उद्योग और औद्योगिकीकरण में हम जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 6 अवस्थाएं मुख्य रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका रेशियो एनालिसिस करके एक चैप्टर है, वहां का ये क्वेश्चन है ना, रेशियो एनालिसिस का। तो यदि विक्रय आपको 8 लाख दिया है और बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख का है, और सकल लाभ अनुपात यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको क्या करा है, यहां पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं यहां पर, सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात बराबर होगा सकल लाभ बट्टे करना है आपको शुद्ध विक्रय, शुद्ध विक्रय, और गुणा करेंगे आप 100 से। तो इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई आएगा आपका नेट सेल्स, और इनटू करना है आपको 100। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो जब रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे हम, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, लगभग मान के चलिए 40 फॉर्मूले होंगे, 40 से 45 फॉर्मूले। हाँ, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इजी लगेगा, वो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमको सकल लाभ चाहिए, और नीचे में क्या चाहिए, शुद्ध विक्रय चाहिए, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है कि जिसमें ऐसा सेल्स जिसमें कोई भी वापसी वगैरह होगा, जिसको हम घटा देते हैं। विक्रय वापसी घटाने के बाद जो बचता है उसको हम नेट सेल्स बोलते हैं। इन्हें चाहे नगद क्रय हो चाहे उधार क्रय हो, दोनों को जोड़ेंगे और जो भी विक्रय वापसी उसको घटा देंगे, उसी को हम नेट सेल्स या शुद्ध विक्रय बोलेंगे। अब सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये भी चीज मैं आपको लिख दे रहा हूं कि सकल लाभ यहां पर आप कैसे निकालने वाले हैं। सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल लिखिएगा, जितना भी विक्रय है, जो भी शुद्ध विक्रय है आपका, शुद्ध विक्रय लिखिएगा यहां पर, शुद्ध विक्रय। अगर विक्रय में आप क्या घटा देते हैं, लागत, कौन सी लागत, बेचे गए माल की लागत, ठीक है, बेचे गए माल की लागत, यानी ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा आपका नेट सेल्स माइनस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो देखिए नेट सेल्स कितने का है, यहां क्वेश्चन में आपने 8 लाख का माल बेचा, उसको बनाने में लागत कितनी आई भाई, 5 लाख रुपए। इस प्रकार आपने कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 3 लाख रुपए का। तो यही इसका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम यही फॉर्मूले में रखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख का, नेट सेल्स कितने का था, 8 लाख का, यानी जो सकल लाभ हुआ वो विक्रय का कितना प्रतिशत है, इसी को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं हम लोग, सकल लाभ अनुपात, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो विक्रय का कितना परसेंटेज है। तो हम यहां पर चलिए 5 शून्य काटते हैं, यानी 300 बट्टे कितना करना है, 8। तो चलिए 8 दिया 24 पढ़ने वाले हैं, कितना बचेगा 6, तो 8 7 56, फिर बटेगा 4, तो
37.5% जो है इसका आंसर आ रहा है। चलिए, नितेश कुमार जी का सही आंसर, बढ़िया। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, 37.5%। 37.5%। तो सकल लाभ अनुपात निकालने बोला था, यानी सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, तो वह सेल्स का कितना है, 37.5% है। ठीक है, यानी आपने जो भी प्रॉफिट यहाँ अर्न किया, कितने रुपए का अर्न किया, 3 लाख रुपए का जो अर्न किया, वो 8 लाख रुपए पर कितना प्रतिशत था, वो 37.5% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध उत्पाद के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है। ये चैप्टर आपका कहां से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो दिया है, ये आपका जो बजट पढ़ोगे उसमें राष्ट्रीय आय जब आप पढ़ते हैं, बजट के भी पहले एक चैप्टर मिलेगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, वहां पर आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में वहां पर ही पढ़ाऊंगा, अभी जनरली एक बता दे रहा हूं। आप एनएनपी-एफसी के बारे में जानते हैं? जनरली जो राष्ट्रीय आय का मतलब निकाला जाता है, यानी एक राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का मतलब किससे लिया जाता है, तो एनएनपी-एफसी से लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, एनएनपी-एफसी से लिया जाता है, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं यहां पर। ठीक है, तो एनएनपी-एफसी, एनएनपी-एफसी का फॉर्मूला होता है एक एनएनपी-एमपी माइनस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस होता है सब्सिडी। तो एनएनपी-एफसी का मतलब होता है एनएनपी-एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है सब्सिडी। हालांकि और भी बहुत सारे चीज आते हैं जिसको हम वहां पर देखेंगे, अभी मैं फिलहाल ये सब्सिडी वाला पॉइंट भी अभी यहां पर फिलहाल नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अभी जितना क्वेश्चन में दिया बस उससे के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी चीज आता है मगर अभी है नहीं प्रश्न में इसमें, है ना। इसमें बस 3 चीज के बारे में जानकारी दी है। अब देखिए यहां पर समझना है हमको, क्या चीज समझना है, हमको पूछा किसके बारे में है, यहां पर क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शन दिया है। अब एक ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर भी आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, प्लस वाला अगर इधर आएगा तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में बदल गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एनएनपी एमपी और माइनस एनएनपी क्या लिख सकता हूं, एफसी लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय, तो ये बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस, तो बाजार मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी-एफसी के बीच जो कारक लागत है, दोनों का अंतर किस रूप में जाना जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वही इसका आंसर क्या है भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसका 47 का जो आंसर आ जाएगा आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अगर आप एनएनपी-एमपी में एनएनपी-एफसी को माइनस करते हैं तो डेफिनेटली जो चीज आपका निकल कर आ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही निकल के आता है। तो इस चीज को बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, वहां पर जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, इसके बारे में हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी मेरे ख्याल से शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है। 48 लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी के क्षेत्र की वास्तविकता को दर्शाता है। अब स्टैटिस्टिक्स को बताना है, यहां पर किसको बोलेंगे, सांख्यिकी का क्षेत्र असंबंधित तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है। अरे गलत, असंबंधित का है भाई, डाटा जो ले रहे हो जिसके बारे में स्टैट्स आपको बनाना है तो वो संबंधित क्षेत्र का ही होना चाहिए। असंगठित, असंगठित क्या है, संगठित तथ्यों का एकत्रीकरण से संबंधित होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा विशेषता से संबंधित प्रश्न है, जैसे जब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां स्टैट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या विशेषता है, कौन से डाटा को हम एज अ स्टैटिस्टिक्स डाटा के रूप में ले सकते हैं। याद रखिएगा,
कोई भी व्यक्तिगत डाटा को, यानी जो इंडिविजुअल डेटा होता है, उस डेटा को कभी भी आप सांख्यिकी नहीं मान सकते हैं। हमेशा सांख्यिकी से संबंधित जो भी डाटा रहेगा वो सामूहिक रूप से होना चाहिए या औसत के रूप में होना चाहिए, जिसको हम सांख्यिकी के रूप में लेते हैं, और वो संगठित तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। असंगठित या अनावश्यक रूप से संबंधित तथ्यों को वहां पर नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो चालू अनुपात के बारे में पूछा है कि चालू अनुपात का आदर्श, यानी रेशियो एनालिसिस से आप देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को अभी मिल गया। हम कहां पहुंचे? अभी 49 नंबर पे पहुंचे हैं। 2 क्वेश्चन कहां से आ रहा है? रेशियो एनालिसिस से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? चालू अनुपात का आदर्श स्तर क्या है? 2:1। चालू अनुपात का आदर्श स्तर बोला जाता है 2:1 बोला जाता है। अच्छा, चालू अनुपात या करंट रेशियो का फॉर्मूला याद है कि चालू अनुपात बराबर क्या होता है? चालू अनुपात बराबर होता है चालू संपत्तियां और बट्टे होता है चालू दायित्व। ठीक है, इन्हें करंट रेशियो, जो करंट रेशियो आपका है, इक्वल टू होगा करंट एसेट्स और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो व्यापार में हमेशा यह माना जाता है कि आपका जो करंट एसेट्स है वो 2 के रेशियो में रहे, और लायबिलिटीज अगर 1 के रेशियो में, उससे आधे पे चल रहे हो, तो ये आदर्श सिचुएशन है आपका। आइडल जो है यहाँ पर सिचुएशन पे आप चल रहे हैं, यानी एसेट्स ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटीज कम होना चाहिए, तब इस सिचुएशन को आप बोल सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन पे आप यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, सेबी के निर्देशों को देखते हैं यहां पर। तो सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण होगा? यानी जब भी आप डिवेंचर होल्डर्स से पैसा लेते हैं, कहने का मतलब आप जनता में क्या कर रहे हैं? ऋण पत्र जारी करते हैं, सामने वाला आपके ऊपर क्या लगाया? पैसा लगाया। तो जब कभी भी आप ऋण पत्र की परिपक्वता तिथि पूर्ण होगी, यानी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होगा, तो आपको ऋण पत्र धारियों को या डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना रहेगा। तो वही बोल रहा है कि कितना पैसा हम शुरू से उनके लिए प्रोविजन करके रखते हैं, कितना परसेंट का यहाँ पर बात किया गया। तो पहले जो है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा पहले से रिलेटेड है, तो अभी 50% के आसपास का यहाँ पर प्रावधान किया जाता था कि जितना भी डिवेंचर होल्डर ने आपके कंपनी में पैसा लगाया, तो यह मान के चलते थे कि 50% हम अलग से उनके लिए निकाल के व्यवस्था कर दे। मगर वर्तमान समय में ठीक है, केवल और केवल जो असूचीकृत, बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया था? 25%, फिर घटाकर कितना कर दिया गया? 10%, है ना, ध्यान रखिएगा। पहले 50 था, फिर 25 हुआ, फिर 10 हुआ। मगर ये कौन से कंपनी के संबंध में? ध्यान रखिएगा, जो भी सार्वजनिक कंपनी है या जो सूचीकृत या लिस्टेड कंपनी है या जो एनबीएफसी में आते हैं, ऐसे कंपनियों पे लागू नहीं होता है। केवल 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 असूचीकृत कंपनी पे लागू होगा। जो भी अनलिस्टेड भी है, अनलिस्टेड और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, यानी जहां पर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको बोला जाता है, उस पे ये लागू होता है, ध्यान रखिएगा। असूचीकृत यानी अनलिस्टेड कंपनी पे लागू होगा। जो लिस्टेड नहीं है और नॉन बैंकिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर यहाँ पर ये लागू होता है, और वर्तमान में वो 10% के आसपास कर दिया है। कोई सार्वजनिक कंपनी यानी अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, उस पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, जो भी लिस्टेड कंपनी है वहां पर उस पर लागू नहीं होगा। तो जो भी गैर यानी सूचित, या जिसको बोल सकते हैं जिसको जो लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी को यहाँ पर लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए आज लगभग 25 क्वेश्चन आज हमने फिर से किया यहाँ पर। तो कोशिश किया कि मैंने आपको सारा चीज बताने का प्रयास किया, जो भी चीज था उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीजों को मैंने यहाँ समावेश करने का प्रयास किया। तो
बाकी के 25 क्वेश्चन के कल क्लास रहेंगे और उसके बाद एक क्लास और रहेगा, फिर उसके बाद हम प्रॉपर वे पे अपना पढ़ाई क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, सभी को मजा आया होगा शायद। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में। चलिए, ठीक। चलिए, वेलकम जी, वेलकम।